हम्म तो आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन से। आई बिलीव जो पुरानी डेफिनेशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस करी कुछ कुछ, वो आप लोग को ध्यान होगी, अदरवाइज नहीं भी होगी तो एक बार उसको बस रीड करिएगा। जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट अभी जो है 2 क्लाउज 28 या सब सेक्शन करें, सब सेक्शन 28 में पहले पब्लिक सर्वेंट किस में था, किसी को याद है? आईपीसी में सेक्शन 21, ठीक है। आईपीसी में सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट फिर डिस्कस किया गया। क्या कोई चेंज है डिफिनेशन में अभी के टाइम में? तो नहीं, जो डिफिनेशन वहां थी वही डिफिनेशन आपको यहाँ पे मिलने को मिलेगी। इसमें ये नहीं बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट किस कैटेगरी में फॉल करने पे लोगों को कहा जाएगा। बेसिकली इसमें कुछ लोगों को बताया गया है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे, मतलब लिस्ट दी गई है एक तरह से पब्लिक सर्वेंट की। ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट होगा, ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट होगा, ये पर्सन ऐसा काम करे तो पब्लिक सर्वेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई एक रूल नहीं है कि इस रूल के अंदर आप फॉल करेंगे तो आप पब्लिक सर्वेंट होंगे। यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है हमने कुछ लोगों की और कहा है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है। तो पहले है आपका कमीशन्ड ऑफिसर, कहाँ? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो एवरी कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मतलब जो भी हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स वगैरह, इन सब चीजों पे ये लोग सारे लोग पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। सिंपल सी बात। दूसरा, जजेस हमारे, ठीक है, जो अपने लॉ के अंदर में डिस्चार्ज कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज वगैरह को, ठीक है। तीसरा जो है आपका ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट्स के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रखना आपको, मतलब इतना डीप में जो यहाँ पर डिफिनेशन में दिया गया है वो चीजें नहीं, बस इसमें याद रखें कि एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लिक्विड जैसे लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ये लोग क्या होते हैं? आप लोग सीपीसी में कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे, सीआरपीसी में पढ़ते हैं। रिसीवर कौन होता है? जो बेसिकली प्रॉपर्टी का पोजीशन रखता है ना। लिक्विडेटर, जो अगर कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, वो सारा कंपनी के जितने भी एसेट्स वगैरह हैं उनको बेच के जो भी कर्जदार होते हैं उनको उनका पैसा वगैरह देने में हेल्प करता है। सो ऑल दीज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट बनाना, ठीक है, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो भी रिगार्डिंग होते हैं उस पर्टिकुलर केस के, उनको रखना। टेक चार्ज लेना, डिस्पोज करना एनी प्रॉपर्टी, है ना, कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह वो लोग क्या करते हैं? उसका चार्ज लेते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनको सेल करते हैं, ऑक्शन वगैरह करवाते हैं। उसके बाद सारी चीजें क्या करते हैं? जितना भी क्रेडिटर होते हैं उनका पैसा वगैरह देके उनको, उनकी मतलब उनको फ्री करते हैं, ठीक है। सो एक्सक्लूड एनी जुडिशियल प्रोसेस टू एडमिनिस्टर एनी ऑन एनी और टू इंटरप्रेट। कहने का मतलब है इन लोगों को छोड़ के जो भी लोग होते हैं हमारे कोर्ट के ऑफिसर्स में, वो लोग सारे लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले हो गया हमारा कमीशन ऑफिसर इन तीनों फोर्सेस के, ठीक है। फिर दूसरा हो गया जजेस, तीसरे हो गए जो कोर्ट के ऑफिसर हैं, चौथे हो गए असेसर, मेंबर ऑफ द पंचायत, असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक पब्लिक सर्वेंट। ये क्या है? एक सेकेंड, ठीक है। तो कोई भी ऐसे पर्सन जो कि असेसर हो, मेंबर ऑफ पंचायत हो, जो कि पब्लिक सर्वेंट को या कोर्ट को असेस कर रहे हैं। तो पंचायत सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा हमारे मुखिया वगैरह सारे लोग ये सब जो होते हैं उनका, है ना, उनके मेंबर्स लोग होते हैं जो न्याय वगैरह हेल्प करते हैं, है ना, कोर्ट को जस्टिस प्रोवाइड कराने में। तो ये लोग भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। देन उसके बाद और क्या होगा? आर्बिट्रेटर। आप लोगों ने आर्बिट्रेशन लॉ पढ़ा होगा, है ना, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेटर क्या होता है? बेसिकली एक पर्सन होता है जिसको पार्टीज अपॉइंट करती है अपने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जो आर्बिट्रेटर है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ठीक है, जिसके पास कोई मैटर भेजा गया है और जो मैटर को सुन के कोई डिसीजन देता है।
ठीक है, और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कोर्ट में भेजी जाती है, जिसके बेसिस पे उस डिसीजन को फाइनल किया जाता है अवार्ड को उसके, ठीक है। देन एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज empowered टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। तो ये कन्फाइनमेंट में कौन रखता है? बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स रखते हैं। किसी भी पर्सन को कन्फाइनमेंट में कौन रखता है? पुलिस ऑफिसर रखते हैं। फिर उसके बाद वो और क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर्स? उनकी ड्यूटीज होती है कि प्रिवेंट ऑफेंसेस, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंसेस, ब्रिंग ऑफेंडर टू द जस्टिस और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। तो पुलिस का ये सारा काम होता है। तो कहने का मतलब एफ और जी में पुलिस आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर साथ, क्योंकि इन्हीं का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेट करना, किसी में जो विटनेसेस है उनको कोर्ट तक लाना, जो मुजरिम है उनको कोर्ट तक लाना, बेसिकली इनका सारा काम होता है। नेक्स्ट हमारे हो गए एच में एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटीज ऑफ सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी वगैरह कौन लेने का काम करते हैं? ठीक है, तो रिसीवर और रेवेन्यू ऑफिसर्स है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं। उनमें जो पैसा है, मान लीजिए किसी का रेवेन्यू बचा हुआ है तो वो सब वसूलते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर और रिसीवर ये दो लोग जो है वो आपके एच और आई में आते हैं। देन जे में इलेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है। जे देखिए क्या कह रहा है कि every person who hold any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise any electoral roll, to conduct an election or part of an election। इलेक्शन का से रिलेटेड जो भी काम करते हैं लोग, वो सारे लोग हमारे पब्लिक ऑफिसर होंगे। तो इलेक्शन में कैंपेन में आप देखते होंगे कोई बूथ पे बूथ में ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे लोग जो है वो सारा आपका काम वगैरह करते हैं, है ना, वोटिंग करवाने का सारी चीजें, तो वो लोग बेसिकली पब्लिक ऑफिसर होंगे। एंड देन के में आता है आपका, के में आपका आता है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी के जो लोग होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट जब सर्विस और पे ऑफ, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जिनको पे कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जिनको रिम्यूनरेशन मिल रहा है बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट के थ्रू पे किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो काम कर रहे हैं, वो तो काम उनका कोई कैसा है? एक पब्लिक ड्यूटी है, ठीक है। तो ये लोग क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे। उसके अलावा इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी as defined under clause 13 of 31 of the section 3 of the general clause act, a corporation established by or under the central or state act of the or the government company as defined under the clause 45 of the section 2 of the companies act। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक लोकल अथॉरिटी के अंदर में काम कर रहा है, जिसका पे और जिसकी सर्विस जो है वो क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, जिनको एस्टेब्लिश किया गया है, जो काम कर रहे हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। कहने का मतलब ये है कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोकल अथॉरिटी बनाई है, और जो लोकल अथॉरिटी है उसके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे। प्लस इसका जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसे पर्सन जिन जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर में, जिनको पेमेंट गवर्नमेंट से मिल रही है, और जिनका जो काम है उसका नेचर है कि वो एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे, तो ये सारे लोग हमारे पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक कैटेगरी है, अगर यहाँ पे हम इसको सारे इतने बड़े बड़े डिफिनेशन जो दिए गए हैं, सारी जो चीजें बताई गई, इनको हम हटा दें तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो बेसिकली लोग हैं, ये सारे लोग हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं। कमीशन ऑफिसर है ना फोर्सेस में, जजेस जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं वो, एसेसर मेंबर ऑफ द पंचायत जो कि कोर्ट और जो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर, पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, है रिसीवर, और ये क्या कहते हैं उसमें ये जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में आपका वही लिक्विडेटर आ जाएगा, है ना, रिसीवर आ जाएगा, ये सारे लोग आ जाएंगे। फिर इलेक्शन के जो ऑफिसर्स होते हैं, लोकल अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, कहने का मतलब है जिनका लोकल अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स है, इसमें दो कैटेगरी है। पहला कि जिनको गवर्नमेंट पे कर रही है, वो जिनको जो गवर्नमेंट की सर्विस में है और जो पब्लिक का काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और दूसरे में आ जाते हैं आपको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरे में आ जाते हैं आपको कि वो लोग जो कि ऐसी अथॉरिटी के अंदर में काम करें जो एक लोकल अथॉरिटी और जिसको एस्टेब्लिश किया गया है बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या होंगे? पब्लिक ऑफिसर होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, कहने का मतलब। तो द पॉइंट इज कि भाई जो पब्लिक सर्वेंट होंगे ठीक है, लेकिन एग्जाम में सवाल क्या आपका यहाँ से आता है?
तो एग्जाम में सवाल जो आपका यहाँ से 20% या 30% आता है। जो आपका सवाल आता है वो आपके इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं उनसे आता है। पूछा जाता है कि भाई कौन से लोग जो है आपके पब्लिक ऑफिसर होंगे, कौन से लोग आपके पब्लिक ऑफिसर नहीं होंगे, तो उनमें लिस्ट दे दी जाती है और उसमें से आपको चूज करना होता है। तो ये जो कुछ लिस्ट है जो कि बताती है कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे आपके, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होंगे। लेकिन उससे पहले हम एक केस को देखेंगे। केस में ये बताया गया कि कभी भी किसी भी पर्सन को अगर हमें डिटरमाइन करना होगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें दो चीजें देखनी होगी, ठीक है। केस का नाम क्या है? जीए मॉन्टेरियो वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। ये जो केस है इसमें बेसिकली दो जो है टेस्ट लेट डाउन किए गए थे और कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी ऑफिसर इन दो टेस्ट को पास कर जाता है तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, या कोई भी पर्सन अगर इन दो टेस्ट को पास कर जाता है तो एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान को ये देखना कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये दो टेस्ट देखेंगे। पहला टेस्ट है कि वेदर ही इज एन सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट ऑन, क्या उस पर्सन को जो पेमेंट मिल रहा है वो पेमेंट सरकार से मिल रहा है, क्या वो जो सर्विस कर रहा है क्या वो सरकार की कर रहा है या नहीं। पहले तो हम ये चीज देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि उसका जो काम है वो कैसा है, उसका काम क्या जो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने का है। ऐसा है काम है कि वो ऐसा तो नहीं कोई प्राइवेट काम कर रहा है वो जिसमें अपना देख रहा है वो अपनी बेनिफिट अपना सारा कुछ नहीं। हम देखेंगे कि उसका जो काम है क्या उस काम में कोई पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई पब्लिक फंक्शन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक ड्यूटी वो कर रहा है जिससे लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम पर्सन को मान लेंगे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। अब अगर हम डिफिनेशन के में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है उसको हम देखेंगे तो इलस्ट्रेशन सबसे पहले नाम देता है म्युनिसिपल कमिश्नर का। जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं आप लोग यहाँ अगर म्युनिसिपैलिटी होगी तो वहां पे म्युनिसिपैलिटी में एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट होता है। तो वो जो म्युनिसिपल कमिश्नर है हमारा वो एक पब्लिक सर्वेंट है एज पर द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 28। और पहले के अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 21 के हिसाब से म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट। उसके अलावा बहुत सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में उन केसेस में बताया गया कि कौन सा आदमी जो है वो पब्लिक सर्वेंट होगा या कौन सा आदमी पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। तो जो पब्लिक सर्वेंट होंगे उनके नाम देखिए सामने यहाँ लिखे हुए हैं कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और सर्वेंट ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो रजिस्टर्ड सोसाइटी के जो लोग होंगे और जो सर्वेंट हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं सारे लोग पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एमपी पब्लिक सर्वेंट होंगे, पीवी नरसिम्हा राव केस में इसको कहा गया था। एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर ऑफ द नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो हमारी नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके जो एम्प्लॉयज हैं सब पब्लिक सर्वेंट हैं। एमएस ठाकुर से स्टेट ऑफ यूपी केस में कहा गया था। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट दे बोथ आर कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट। किस केस में कहा गया था? एम करुणानिधि वर्सेस इन्नोफिंडा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड अशोक पारेकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बेसिकली मूवी से अशोक पारेकर आशा पारेकर बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। इनके बारे में जो है आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, बहुत पुरानी है। तो इनके केस में कहा गया कि चेयरमैन ऑफ द फिल्म सेंसर बोर्ड इज अ पब्लिक सर्वेंट, विलेज कोतवाल पब्लिक सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ लोकल बॉडीज एंड कॉर्पोरेशन और बोर्ड्स पब्लिक सर्वेंट। तो ये ऐसे है बहुत सारे लोगों को बताया गया, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट और हम कर दें तो इन तीन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, पहला म्युनिसिपल कमिश्नर, दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी और तीसरा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। इनके केसेस भी इंपॉर्टेंट है और रीजन भी, मतलब इनके पीछे का क्या है सारी चीज। उसके बाद दूसरा आता है कि कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन बहुत सारे लोग हैं बट 3-4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पहला है चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ललजीत शाह। दूसरा आता है एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को एग्जामिनर अपॉइंट करती है तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं। देखिए अगर उसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा हुआ
ठीक है, यूनिवर्सिटी कर रही है अपने लेवल पे तब तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं, बट अगर उसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। ये कहा गया है दिलावर बालू वर्सेस स्टेट के केस में। ठीक है, दिलावर बालू में कहा गया है कि अगर कोई एग्जामिनर जो है यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है देन ही विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट, अदरवाइज ही विल नॉट बी ए पब्लिक सर्वेंट। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया है नॉट पब्लिक सर्वेंट, आर एस नायक वर्सेस ARN टूडे के केस में। एंड सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो है वो आपके मतलब वही है सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं, चेयरमैन एंड सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों जो है वो पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो इन तीन लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो कभी कभी आप लोग को ऐसे लिस्ट करके एग्जाम में दे देगा कि इनमें से 2 उठा के दे देगा और 2 आगे से पूछ लेगा कि कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट हैं और कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट। तो जनरली ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक है, बट इनमें से भी कुछ लोगों का अनस्पेसिफाई है कि कौन से पब्लिक सर्वेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम ये रूल लेट डाउन, ये रूल में चेक करेंगे और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि ये लोग जो हैं जिनको कोर्ट में अलग अलग केसेस में पब्लिक सर्वेंट बताया गया और किसी किसी को पब्लिक सर्वेंट नहीं बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, दैट इज कि कोई भी पर्सन के ऊपर ही सवाल उठेगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। अगर कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑफिस है, उसका पब्लिक सर्वेंट होना नहीं होना कभी सवाल में नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा पूछा जाता है कि क्या म्युनिसिपैलिटी इज ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, क्या लेजिस्लेचर एक पब्लिक सर्वेंट, क्या जो है आपकी पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट है, कुछ भी मतलब कोई ऑफिस इंस्टीट्यूशन कुछ भी चीज, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, BCCI पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि ये सब चीजें स्टेट में भी पूछी जाती है तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो कहने का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि जो सवाल आएगा अगर पब्लिक सर्वेंट में, तो पब्लिक सर्वेंट हमेशा एक पर्सन को रेफर किया जाएगा, ना कि किसी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, किसी को, हमेशा पब्लिक सर्वेंट एक पर्सन होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देन स्पेशल लॉ देख सकते हैं, कोई भी ऐसा लॉ जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनता है, जैसे कि हमारा पॉस्को है ना, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, ये सारी चीजें। वैल्यूएबल सिक्योरिटी देख सकते हैं 31, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कहा गया कि मींस एनी डॉक्यूमेंट। अब देखिए डॉक्यूमेंट कह रहा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट वो चीज है जो किसी भी चीज के ऊपर एक फॉर्म में लिखी गई है, आइदर राइटिंग में, आइदर फिगर में, है ना, किसी तरीके से कोई चीज किसी चीज के ऊपर ट्रांसमिट की गई है, लिखी गई है, उसको किस पर्पज से कि उसको हम बाद में एविडेंस के तौर पर यूज कर सके, तो वो डॉक्यूमेंट है। अब वो जो डॉक्यूमेंट है उसको यूज हम क्यों कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको हम बना क्यों रहे हैं, मतलब मीन्स डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट टू बी, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली हम जिससे एक लीगल राइट क्रिएट कर रहे हैं, कोई का लीगल राइट एक्सटेंड करें। क्रिएट करना मतलब एक लीगल राइट बनाना, है ना। एक्सटेंड का मतलब कि जो पहले से लीगल राइट है उसको हम आगे और बढ़ा रहे कि 10 साल आपको ये लीगल राइट और मिले। ठीक है, ट्रांसफर करें कि मेरे पास लीगल राइट था, हम उसको किसी और के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट करना कि भाई पहले से जो मिल रहा था अब हम उसको रोक दें कि भाई अब आपको ये राइट नहीं मिले। एक्सटिंग्विश खत्म करना, रिलीज का भी मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट है कि आपको आपसे हटा देना वो चीज बेसिक। और वेयर बाई एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज नॉट सर्टेन लीगल राइट, कि भाई वो अपने आप से ये खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मेरे ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी है, जैसे कि किसी को मेंटेन करने की लाइबिलिटी है, किसी को पैसा देने की लाइबिलिटी है ना। या फिर कोई कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर कोई लीगल राइट, मेरे पास कोई लीगल राइट नहीं है, मतलब कि इस घर पे अब मेरा कोई अधिकार नहीं, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये किताब अब मेरी नहीं है, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई राइट क्रिएट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, रिलीज कर रहा है, या फिर उस डॉक्यूमेंट से आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से डिक्लेरेशन दे रहे हो ये चीज है। ठीक है, तो एक्नॉलेज कर रहे हो कि भाई कोई लीगल लाइबिलिटी मेरे ऊपर आती है या फिर मेरे पास कोई राइट नहीं है। तो ये चीज जिस भी डॉक्यूमेंट पे होगा दैट डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर एज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, देन उसके बाद वेसल। तो वेसल का सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो वाटर के ऊपर चलती है या
कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज जो कि मेड फॉर कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि वाटर के ऊपर कन्वीनियंस के लिए यूज हो रही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर किसको लेके जा रहे हैं आप, या तो ह्यूमन बीइंग को लेके जा रहे हैं या आप किसी प्रॉपर्टी को। तो आप देखा होगा बड़ी बड़ी शिप होती है कार्गो वाली, तो वो भी वेसल है, और बड़ी बड़ी शिप जो ह्यूमन बीइंग को लेके जाती है वो भी शिप है, वेसल है, सॉरी वेसल है, ठीक है। जो शिप वगैरह जो है आपकी ह्यूमन बीइंग को लेके जा रही है वो भी वेसल है, और जो शिप कार्गो लेके जा रही है वो भी एक वेसल है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं पानी के ऊपर कन्वीनियंस के लिए, आइदर ऑफ ह्यूमन बीइंग और आइदर ऑफ द प्रॉपर्टी, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज वेसल। वॉलंटरी वर्ड आएगा तो सिंपल से ध्यान रखिएगा कि इसमें दो वर्ड आपको याद रखना है, पहला इंटेंशन, दूसरा नॉलेज। इंटेंशन ये हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, हमको पता है हम उस इंटेंशन के साथ उसको कर रहे हैं कि भाई हम ये काम किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी का चोरी कर रहे हैं, हमारा वो इंटेंशन है, उसके साथ मैंने वो काम किया कि सामने वाले का पॉकेट मारना है आज, सामने वाले का मर्डर करना है, तो ये हमने इंटेंशन फॉर्म करके वो काम किया, तब वो मान जाए कि वॉलंटरली है। या फिर हमको नॉलेज थी कि जो काम हम कर रहे हैं उससे उसको ये हो सकता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी की तरफ हम कहीं पर गन अंधाधुंध चला रहे हैं, तो हमको पता है, नॉलेज है कि ये गोली किसी को भी लग सकती है। So that means what we have did, we have committed that particular act voluntarily. ठीक है, voluntarily में दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए, either intention to commit that particular thing, to cause that particular thing, or either knowledge that anything will be the result of my act, है ना, something will be the result of my act, कोई चीज जो है मेरे एक्ट का रिजल्ट होगी उसकी मुझे नॉलेज है, ठीक है, और या फिर मैं रीजन टू बिलीव करता हूँ कि मेरे पास रीजन टू बिलीव है कि वो चीजें हो सकती है। विल का मतलब होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो राइट है आपका वो आपके मरने के बाद सामने वाले को ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड कंसेंट? यहाँ पे तो चलिए डॉक्यूमेंट वाला विल की बात हो रही है जो पेपर पे बनती है, बट एक होता है विल जो इच्छा वाला विल जो होता है, और कंसेंट जो होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंसेंट एंड विल। सर कंसेंटिंग विदाउट विल भी हो सकती है, दैट जब हम रेप में बात करते हैं कंसेंट और उसकी विल की, तो सरेंडरिंग is sort of giving consent, but it is not willingness. And willingness that we actually want to, like, we are involved internally and outside. ठीक है, और कोई? will refers to intention. क्या इंटेंशन, फिर से बोलिएगा। सर और भी हो सकती है मौखिक choices और डिसीजन सर ये विल रिफर्स करता है इंटेंशन ही, वो हमारा चॉइस है बनाने में और डिसीजन लेने में। ठीक है, और कोई? सर कंसेंट मौखिक तौर पर सर कंसर्न रिफर्स करता है मे बी हाँ सर मेरी चीज सर मैं बोला मौखिक तौर पर किसी को सर मौखिक तौर पर सहमति देना एक बार बिल के कंसेंट में आ जाता है सर। जैसे कोई दस्तावेज मतलब कोई प्रॉपर्टी है, उसने कह दिया अपने मौखिक तौर पर बोले ये इस प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, तो उसने मौखिक तौर पर कंसेंट दे दी। अगर कोई खड़ा है तो उसके लिए सत्यापित करने के लिए वो उसको कहेगा मैंने सुना और ये इनके मेरे सामने ये इनको दिया गया, देख बिल हो गई। चलिए ठीक है, और दूसरा बाकी एक सॉलिड सा रीजन बताइए, कुछ तगड़ा सा सुन के मजा आए। सर कंसेंट कैन बी थ्रेटन्ड, और कंसेंट क्या? कंसेंट हम डरा धमका के भी ले सकते हैं, या फिर इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड वन एज वेल।
फ्री कंसेंट है या नहीं है उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। विलिंगनेस में फ्री विल है या नहीं है उसका कॉन्सेप्ट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट दो, तो वो सही जा नहीं रहा है, बहुत आता। सही, बहुत सही। चलिए, बहुत अच्छा, ये जो लास्ट में आपने रीजन बोला बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है, विल इज अ काइंड ऑफ इनर फीलिंग जो आपके अंदर से आती है, कोई उसको जगाता नहीं। कहने का मतलब है कि आपने देखा कि कोई किसी ने मेरा बहुत अच्छा काम किया, मेरी बहुत सेवा सर करी है, आप उठते हैं। हाँ बताइए। सर कंसेंट तो दो प्रकार के भी होंगे ना सर, तब तो कम इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट दोनों आएंगे सर। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट जी जी। मैं बता रहा हूँ, उसमें आ रहे हैं, उस पर दोनों पे आते हैं। तो विल में पहले समझिए क्या, विल आपकी इनर फीलिंग से आती है, आपसे कोई मांगता नहीं है आपकी विल। कहने का मतलब ये कि आपने कुछ, आपके दोस्त हैं, कुछ कोई भी है, आपके लिए कुछ उसने अच्छा काम किया, आप एक अपना पेन उठाते हो और उसको अपने विल से दे देते हो कि ये लो मेरा पेन रखो आज से। तो उसने मांगा नहीं आपसे, आपने उठा के उसको दे दिया। दैट इज क्या, आपका विल था कि मैं उसको ये चीज दूं। इनर फीलिंग से आपकी आई। कंसेंट आती है व्हेन समवन आस्क समथिंग फ्रॉम यू, तब आप कंसेंट देते हो। तो कंसेंट के लिए सबसे जरूरी है सर आस्किंग। मतलब परमिशन और कंसेंट सेम चीज हुआ ना सर, क्या परमिशन और कंसेंट लेना फिर सर, परमिशन और कंसेंट दोनों परमिशन, सेम हाँ चीज है आप सर। समझ सकते हैं, कर सकते सर हैं उसको लिंक, आप परमिशन और अपनी कंसेंट। कुछ सर When अपनी you give the permission, that means you give the consent. So इसमें चीजें क्या होगी कि जैसे someone comes to me and asks, सर आपका पेन बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मुझे, मैं ले लूं? तो मैं जो उसको कहूंगा कि हाँ ले लो, तो that is express consent। लेकिन मैं इशारा कर दूं कि ऐसे, ठीक है, या ऐसे कर दूं, तो क्या हुआ, implied consent। अपने बिहेवियर से मैंने अपनी कंसेंट दी उसको। So consent always given when someone asks, but will is an internal feeling which we express ourselves and like something give, जो हम उसको दे देते हैं। तो विल में कंसेंट में यही डिफरेंस है कि विल में कोई डिमांड नहीं है और हम अपने इनर फीलिंग से हम आती है और हम सामने वाले को देते हैं। एंड कंसेंट में डिमांड होती है तो हम जो है उसको, तो रेप की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें यही विदाउट हिज कंसेंट अगेंस्ट हिज विल, वो वाला चीज, तो वहां पे उसको हम इसको और आपको अच्छे से समझा देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना चीज समझ करके, अच्छा अभी किसी ने वही बात कही कि आज लास्ट में आपने कहा था कि हाँ विल में जो है आपका कभी भी फोर्स वगैरह वाला नहीं यूज हो सकता, क्योंकि विल आप कभी भी वो कहते हैं ना कि भाई विल आपकी अपनी इच्छा से आ रही है ना अंदर से, तो विल कभी भी कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों के से इफेक्ट नहीं हो सकती है आपकी, बट कंसेंट हो सकती है। पेन कोई आया मेरे पास, बोला कि पेन कासिफ सर बहुत अच्छा, मैं कहा यार मेरा एक ही, मेरे पास एक ही है, मैं तो नहीं दूंगा। निकाला उसने बंदूक, बोला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप? कह रहा हाँ, मैं कह रहा हाँ भाई ले जा। तो मैंने दे तो दिया, बट हाउ आई हैव गिवन, अंडर दी थ्रेट, अंडर दी कोअर्जन। सो कंसेंट थी मेरी, बट वहां पे मेरा विल नहीं था। समझ रही? तो विल कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एनी अदर एलिमेंट्स, बट कंसेंट कैन बी इफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट, है ना? ये चीज यहाँ पे एक पॉइंट है, क्लियर है यहाँ पर? तो विल और कंसेंट इसको ध्यान रखिएगा। देन वुमेन, कोई भी फीमेल एनी एज की, है ना, 1 दिन से लेके 100 साल, 115 साल, जब तक वो जिएगी तब तक वो वुमेन कहलाएगी। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, सिंपल सा मतलब इसको रखिएगा, ज्यादा टेक्निकल इसमें जाने की जरूरत नहीं है। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से आप कोई भी चीज गेन करते हो तो वो रॉन्गफुल गेन में आएगा, अगर उस चीज के लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं हो तो। कहने का मतलब है कि ये मेरी पेन है, आप आते हो चुपचाप से इस पेन को उठाते हो और लेके चले जाते हो, तो आपको हुआ रॉन्गफुल गेन। क्यों? क्योंकि इस पेन के लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं थे। अगर मैं आपको उठा के देता तो आप लीगली इंटाइटल होते, आपका ये पेन पर राइट होता, बट मैंने आपको नहीं, आप चुपचाप से उठा के लेके चले गए, तो ये रॉन्गफुल गेन हो गया। रॉन्गफुल लॉस वही कि जो चीज मेरी है वो किसी और ने मुझसे ले ली मेरी गलत तरीके से, कहने का मतलब है ना। अनलॉफुल मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है एक वे, है ना, तरीका। तो यहाँ पे जो है वो सामने वाले पर्सन ने मुझसे कोई चीज ले ली और मुझे नुकसान हो गया, तो जो मुझे नुकसान हुआ दैट इज रॉन्गफुल लॉस, क्योंकि वो जो नुकसान हुआ है मुझे वो अनलॉफुल तरीके से हुआ, अनलॉफुल मीन्स से हुआ है। और जो मेरे को, जो मैं मुझे लॉस हुआ है उसके लिए मैं लीगली इंटाइटल था। तो मतलब ये पेन के लिए मैं लीगली इंटाइटल था, ये पेन मेरे पास नहीं चाहिए थी, बट कोई आया बंदा और मेरी वो पेन को लेके चला गया। तो मतलब क्या है कि अब मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ है।
ठीक है। फिर गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, वही सेम चीज है इसमें, बट इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली रिटेन भी करता है, ठीक है, पूरा का पूरा उसने एक्वायर नहीं कर लिया उस प्रॉपर्टी को, थोड़े देर के लिए भी अगर उसने उस प्रॉपर्टी को रख लिया है अपने पास, तो इसका मतलब है उसने उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन किया है। और थोड़े देर के लिए प्रॉपर्टी किसी के पास से चली गई है ना, उसकी कीपिंग से चली गई, तो भी वो रॉन्गफुल लॉस आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये एक जो है हमारा घर है, ठीक है, ए का, बी साहब जो हैं वो इनके घर आते हैं, ठीक है, बी साहब इसके घर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक रिंग जो है पड़ी हुई है इनके टेबल पे। बी साहब क्या करते हैं, ये टेबल पे से इनकी रिंग उठाते हैं और रिंग उठा के गद्दे के नीचे, जो यहाँ पे सोफा पड़ा है उसके नीचे रख देते हैं। सोचते हैं कि बाद में अभी तो जाएंगे तो क्या पता वो चेक इन वेक इन कर ले, तो अभी चले जाते हैं। जब उसको लग जाए कि उसकी रिंग खो गई है, ये हो गई, तो 2-4-5 दिन के बाद मैं आके वो रिंग वहां से लेके चला जाऊंगा। चीज अभी वहीं पर पड़ी है, थोड़े देर के लिए, टेम्पोररी पीरियड के लिए उसने क्या किया है, उसको वहां से हटाया है ना। तो उस सिचुएशन पे मान लिया जाए कि उसको गेन जो है, उसने गेन जो है वो रॉन्गफुली कर लिया है, और जो ए है उसको रॉन्गफुली लूज हो चुका है वो चीज, ठीक है। वो पर्सन लूजिंग रॉन्गफुली हो रहा है और ये पर्सन गेनिंग रॉन्गफुली। बाद में लेके चला जाएगा तब भी वही चीज आएगी कि उसने उसको, इसको रॉन्गफुल लॉस हो गया है, इसको रॉन्गफुल लॉस हो गया और इसको रॉन्गफुल गेन, ठीक है। सिंपल सी बात कह रहा है कि पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली। किसी चीज को अपने पास वो रख लेता है एक गलत तरीके से, या फिर उसको एक्वायर कर लेता है, दोनों बात है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मेरे पास आई है ना, इसको कहने का मतलब ये है, देखिए नहीं व्हाइट पेज भी नहीं दिख रहा इसमें, चलिए इसको इस तरीके से भी समझिए। एक तो ये मैंने पॉइंट समझा दिया, ठीक है, कि अगर जरूरी नहीं कि पूरे तरीके से वो हो। दूसरा पॉइंट इसमें यही कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी मेरे पास मान लीजिए आ गई, कौन सी प्रॉपर्टी है, पर्स, एक पर्स है, ठीक है, ये पर्स जो है मुझे रोड पे पड़ा हुआ मिला, ठीक है। अब मैंने उसको उठाया और मैंने देखा कि ये पर्स सामने वाले की पॉकेट से गिरा है, बट मैंने इसको उठा के उसको दिया नहीं, बुला के कि भाई आजा अपना पर्स लेके जा, मैंने उसको नहीं दिया, अपने पास रख दिया। क्या हुआ, मैंने इसको रिटेन किया रॉन्गफुल्ली कोई चीज, ठीक है। और दूसरा है कि एक्वायर रॉन्गफुल्ली, कि वही कि मैंने गया और मैंने अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन से उसका पॉकेट में से पर्स जो है वो निकाल लिया। या फिर इसको रिटेन रॉन्गफुल्ली से और अच्छे तरीके से समझिए कि मेरा पर्स, मेरा बैग रखा है और सामने वाले का बैग रखा है, गलती से एक इंसान आता है और मेरे बैग में अपना कोई सामान रख लेता है, अब वो जो है मैं उसको वापस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास किसी का गलती से सामान आ गया है, मैं उसको रिटेन कर ले रहा हूँ, मैं उसको वापस नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने रॉन्गफुल गेन किया है ना। और अगर वही चीज की मैंने किसी के बैग से निकाल के सामान अपने बैग में डाल लिया, तो दैट मीन्स मैंने एक्वायर रॉन्गफुली किया, ठीक है। तो ये गेनिंग रॉन्गफुली एक्वायर, और सेम चीज इसमें भी आएगा कि किसी भी इंसान को अगर उसकी प्रॉपर्टी से आप आउट कर दो, ठीक है, या फिर उसको डिप्राइव कर दो कि अपनी प्रॉपर्टी में वो जाही एंट्री ना कर पाए, तो एक ऐसे समझिए कि एक इंसान घर के अंदर है, आप घर के अंदर गए और उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसको आउट ऑफ द प्रॉपर्टी कर दिया, कीप आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। और दूसरा है कि भाई वो घर के बाहर था, आप उसे घर के अंदर चले गए, अब आपने दरवाजा बंद कर दिया और उसको घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो उसका जो राइट था अपनी प्रॉपर्टी में आने का, वो आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं, उसको अपनी प्रॉपर्टी में घुसने नहीं दे रहे, अपनी प्रॉपर्टी लेने नहीं दे रहे। तो इस सिचुएशन में वो जो पर्सन है उसको क्या होगा, लूजिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीजें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। देन इसके बाद द पॉइंट इज कि एक क्लाउज हमने इसमें डाल रखा है सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 39, कि भाई कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज किया है बट उसका डिफिनेशन नहीं दिया, मतलब अब 39 हमने क्लाउज दिए हैं, 39 के बाद भी कोई ऐसा वर्ड है मान लीजिए जिसका हमने डिफिनेशन नहीं दिया है यहाँ पे इस सेक्शन 2 में, उसको डिफाइन नहीं किया, और उसकी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दी गई है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है, तो उस सिचुएशन पे वहां पे जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन को हम
यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर तो वर्ड है इंडिया, ठीक है, वर्ड है इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 1 था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था ना इंडिया वर्ड कि भाई बियॉन्ड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया वर्ड तो कहीं आप लोग को पढ़ने नहीं मिला यहाँ पे, समझ आ रही है? तो अगर इंडिया वर्ड यहाँ पे कहीं पर नहीं लिखा और हमको जो इंडिया वर्ड हमने बीएनएस में अभी यूज किया है उसका मतलब समझना होगा, तो हम देखेंगे क्या इंडिया जो है बीएनएसएस में या आईटी एक्ट में जो है कहीं पर डिफाइन है। तो बीएनएस में बीएनएसएस में कहीं पर डिफाइन होगा इंडिया, तो अगर कहीं पर डिफाइन है तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई वर्ड यूज किया हुआ कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन, मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसा अगर वर्ड जो है हम कहीं पर यूज करते हैं बीएनएस में और वो वर्ड का मतलब जो है बीएनएसएस में कहीं पर डिफाइन किया हुआ है, बीएनएसएस के जो डिफिनेशन क्लाउज है, तो वही मतलब को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसी मतलब को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। समझ में आ रही बात? सिंपल सी बात है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट और संहिता। जो भी वहां पे मतलब उनका दिया गया है उसी मतलब को हम यहाँ पे मान लेंगे। सेक्शन 39 सबसेक्शन 39, ठीक है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 39 ये कहता है। तो ये कुछ डिफिनेशन हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको आने वाले एग्जाम में अपने ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है आते हैं सेक्शन 3 पे, जनरल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए जनरल एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शन दो अलग अलग चीजें। जनरल एक्सप्लेनेशन बेसिकली बताता है कि हम जब इस पूरे संहिता को पढ़ेंगे तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कॉमन इंटेंशन क्या होगा, है ना। जब भी कोई लॉ को हम पढ़ेंगे तो हम जो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। कोई भी ऑफेंस होगा तो वो सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन होगा, ठीक है। फिर वुमेन जो सॉरी वुमेन तो अब हट गया है, वाइफ जो है अब हट गया है। स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी रहेगी तो हम ये मान के चलेंगे कि उस आदमी की पोजीशन में प्रॉपर्टी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दे रखे हैं, किस लिए कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसका क्या आगे जाके मतलब निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने सेक्शन 3 रखा है। सेक्शन 3 में आपके टोटल मेरे ख्याल से 9 सेक्शंस होंगे। कितने हैं? 7 तो नहीं, देखिएगा जरा बैक में 8 9 है सर, 9 है ना, टोटल 9 सबसेक्शन, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। सबसे पहला तो बहुत इजी है, सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस, कोई भी पैनल प्रोविजन, कोई भी इलस्ट्रेशन जो इस संहिता में दिया गया है उनको हम हमेशा जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ें। हर जगह हमें जनरल एक्सेप्शन घुसाने की जरूरत नहीं। मतलब कि कहीं पर हम थेफ्ट की डेफिनेशन दे रहे हैं तो उसके साथ हम ये नहीं लिखेंगे कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम उम्र का है और वो थेफ्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। कहीं पर हम मर्डर लिखते हैं तो हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि वहां पे कोई ऐसा बच्चा है जो 7 साल तक की उम्र का है और उसने ऑफेंस किया है तो ऑफेंस नहीं होगा। मतलब हर जगह हमको ये जनरल एक्सेप्शन छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम बस उस ऑफेंस को हमेशा जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे, चाहे वो मर्डर हो, थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन हो, रॉबरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, हर किसी को हम जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे। अगर उन ऑफेंस के ऊपर जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होता है तो उस सिचुएशन पे वो फिर ऑफेंस नहीं होगा। मैंने किसी का मर्डर कर दिया लेकिन कैसे हुआ? एक्सीडेंट था वो। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, कैसे था वो? नेसेसिटी में कर दिया। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, कैसे? इंटॉक्सिकेशन में कर दिया, बट इंटॉक्सिकेशन जो था मुझे वो वॉलंटरी नहीं था, किसी ने जबरदस्ती मुझे नशे की गोली खिला दी, मैंने जाके किसी को मार दिया,
ठीक है, कोई पर्सन इनसेन था, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उस सिचुएशन में उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। जनरल एक्सेप्शन कहता है। तो ये जो जितने भी जनरल एक्सेप्शंस हैं सब जो है हर ऑफेंस के ऊपर इंडिविजुअली एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई भी ऑफेंस किया गया है और वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो हम वहां पे उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 कहता है। ठीक है, आई थिंक ये पहले सेक्शन 6 था आईपीसी का, एक बार मैं चेक कर लूं। दोनों को याद करते करते ना, हाँ ठीक है, सेक्शन 6 था ये आईपीसी का। ठीक है, जो जो चीजें मतलब सब नहीं लिखाऊंगा, पर जो जो आपको लिखवाते जाऊंगा कि भाई ये कहाँ था ये कहाँ था, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 7 था ये, एवरी एक्सप्लेनेशन व्हिच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सेंस और एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, जो भी चीजें हमने एक बार एक्सप्लेन कर दी है उसको हम उसी हिसाब से पूरे के पूरे जगह पे सही है। मतलब कि जो डिफिनेशन पार्ट में हमने जो भी डिफाइन किया है चीजों को, उनको उसी हिसाब से आगे समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि कल जाके हम मैन की मतलब कुछ और समझेंगे, वुमेन का मतलब कुछ और समझेंगे, नहीं। जो हमने डिफिनेशन क्लाउज में डिफाइन कर दिया है वही उसका मतलब समझा जाएगा। कहीं पर अगर यूज किया गया है कि ऑफेंस कमिटेड बाय अ मैन, जैसे रेप में हम पढ़ेंगे कि ऑफेंस कमिटेड बाय अ मैन, तो मतलब है कि वो ऑफेंस मैन ही के द्वारा हो सकता है, वुमेन के द्वारा रेप नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज है यहाँ। तो जो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है उसको हम उसी हिसाब से हर जगह पे पढ़ेंगे। तो ये पहले सेक्शन 7 था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ, पहले वर्ड था वाइफ, इसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा अपने आसपास आप लोग। सिर्फ और सिर्फ वाइफ वर्ड पहले यूज किया जाता था। कौन सा सेक्शन था? मेरे ख्याल से 27 में। 27, ठीक है, 27 लिख लीजिए इसका आगे, आईपीसी का 27। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो वाइफ के पोजीशन में है, कलर के पोजीशन में है, सर्वेंट के पोजीशन में है, तो इस सिचुएशन में माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी इंसान के पोजीशन में है जिसकी वाइफ, जिसके कलर, जिसके सर्वेंट के पोजीशन। पहले ये था। अब कोई पहले अभी तो स्पाउस हो गया, मतलब अब हस्बैंड वाइफ किसी की प्रॉपर्टी किसी के पास भी रहेगी तो माना जाएगा कि वो उसी पर्सन के पास है। मतलब मेरी प्रॉपर्टी अगर मेरे वाइफ के पास है तो माना जाए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन मेरा भी है, मेरा है। अब मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी अगर मेरे पास है तो ये माना जाएगा कि वो मेरी वाइफ के भी पोजीशन में। ठीक है, लेकिन पहले वाइफ था यहाँ पे। सर कोई बता सकता है कि क्यों था ये वाइफ? पहले से स्पाउस हम क्यों नहीं यूज कर रहे थे? बताइए। सब पहले मेल पैट्रियार्की सिस्टम था, अब वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। पहले पैट्रियार्की सिस्टम था, पहले यही था कि प्रॉपर्टी जो भी है वो सब मैन पजेस करते हैं, जॉब वगैरह सारे मैन करते हैं, प्रॉपर्टी उनके पास होती है सारी चीजें। और कंट्रोल पे भी अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी उठा के देखेंगे तो उन लोगों के पास भी, वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं था, कोपाशनरी वाला सारा सिस्टम, ये सारी चीजें है ना। तो द पॉइंट इज कि अब जो है वो इक्वालिटी वाली बात आती है कि नहीं भाई वो भी जॉब कर रही है, वो भी सारा काम कर रही है, तो उनके पास भी प्रॉपर्टी है। तो और हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस का राइट दोनों के पास है। तो द पॉइंट इज कि अब जो है चीजें चेंज हो गई है, इसलिए अब कहा गया कि अगर वाइफ की प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास होगी तो ये माना जाए कि हस्बैंड के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, और हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पास होगी तो मतलब वाइफ की प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास होगी तो वाइफ के पोजीशन माना जाएगा, और हस्बैंड की वाइफ के पास होगी तो हस्बैंड का पोजीशन माना जाएगा। सेम चीज वही कि कलर के पास अगर होगी तो जो भी उसका हेड है आपका उसके पास माना जाएगा, सर्वेंट के पास होगी तो जो मास्टर है उसके पास माना जाएगा। तो ये चीज सिस्टम है। बट इसमें ट्रिकी चीज जो सवाल आपका पूछा जाता है एग्जाम में वो ये है कि स्पाउस का तो ठीक है भाई, जब तक आपकी शादी है तब तक तो हम मानेंगे, डिवोर्स हो गया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लर्क और सर्वेंट को आप टेम्पोररी पीरियड के लिए अपॉइंट करते है ना। आप कहीं गए एक जगह पे 1 महीने के लिए रहने, तो आपने वहां पे 1 महीने के लिए सर्वेंट रखा। अब 1 महीने के लिए जब सर्वेंट रखा तो उसको घर की चाबी दी, सारा कुछ दिया है ना, कि घर की जब हम लोग बाहर घूमने जाएंगे तो तुम्हारे घर को देखना, सारी चीजें करना, हमारे घोड़े को देखना,
है ना। उस टाइम पुराने जमाने की बातें कर लेते हैं, घोड़ा वगैरह रहता था, सारी चीजें रहती थी, गाड़ियां वगैरह रहती थी, तो सब सर्वेंट दिखता था। तो मान लीजिए कहीं 1 महीने में हम आए हैं, हमने वहां पे एक सर्वेंट हायर किया 1 महीने के लिए, तो क्या वो सर्वेंट के पास कोई चीज पोजीशन में रहेगी तो वो हमारे पोजीशन में मानी जाएगी? तो इसी चीज को इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररली or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this subsection। कहने का मतलब ये कि कोई भी पर्सन अगर किसी ओकेजन पे क्लर्क या सर्वेंट अपॉइंट हुआ या कोई टेम्पोररी टाइम के लिए क्लर्क एंड सर्वेंट अपॉइंट हुआ, तब भी उसको यहाँ पे क्लर्क एंड सर्वेंट ही माना जाएगा। और उस टाइम पीरियड तक अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास रहती है तो वो माना जाएगा कि उसका पोजीशन उसके मालिक के पास था। ठीक है, मतलब जब उस टाइम पीरियड तक ही माना जाएगा, उस टाइम पीरियड से वो खत्म हो गया, अब मान लीजिए 1 महीना तक वो सर्वेंट था, तो 1 महीने तक जो भी उसके पास प्रॉपर्टी रहेगी वो मानी जाएगी मालिक के पोजीशन में। 1 महीने खत्म हो गया, अब कोई उसके पास प्रॉपर्टी पोजीशन में है, तब हम नहीं मानेंगे मालिक के पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्लाउज 4 है, सबसेक्शन 4 है, ये कहता है कि इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड व्हिच रेफर्स टू एक्ट डस एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। कहने का मतलब यह है कि भाई जरूरी नहीं है कि मर्डर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ एक्ट करके करें विथ एन इंटेंशन टू किल समवन और विथ एन नॉलेज टू किल, हम ओमिशन के जरिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक हस्बैंड है, उसकी जिम्मेदारी है अपनी वाइफ को खाना खिलाना, या एक पुलिस ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी है जो जेल के कैदी उनको खाना खिलाना, वो खाना उनको नहीं दे रहा है ना, भूख से बेचारे मर गए, तो उसने कोई एक्ट नहीं किया, बट क्या क्या उसने एक इलीगल ओमिशन किया है। ठीक है, तो इलीगल ओमिशन करने की वजह से जो है क्या होगा, तो उस सिचुएशन में जो है, एक सेकंड, तो उस सिचुएशन में जो है क्या होगा कि हम मान लेंगे कि भाई उसने जो ऑफेंस किया है वो बाय इलीगल ओमिशन भी किया है। तो कहने का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं कोई कल कोई पर्सन आएगा बोलेगा भाई हमने तो कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था मेरा, हमने तो मारा नहीं जाके, हमने तो कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ तो लिखा है कोई एक्ट से कोई इंसान मारेगा तभी वो ऑफेंस होगा। तो कोर्ट कहे कि भैया जाओ जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 है उसको पढ़ो, एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, मतलब कि किसी की अगर आपने डेथ काउज की है बाय डूइंग एन एक्ट, तब भी वो हम आपको मर्डर के लिए चार्ज करेंगे, और किसी की अगर आपने डेथ काउज की है बाय एन इलीगल ओमिशन, तब भी हम आपको मर्डर के लिए चार्ज करेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आ रही बात? ये चीज यहाँ पे बेसिकली कहा गया है। देन उसके बाद जनरल एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं हम लोग। जनरल एक्सप्लेनेशन में क्लाउज सबसेक्शन 5, 6, 7 पे बेसिकली किस चीज की बात करती है, तो ये बेसिकली बात करते हैं हमारे कॉमन इंटेंशन की। अब पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे। ये कह रहा है कि व्हेन एन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone। कहने का मतलब है 3-4 चीजें पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं। पहला है क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल एक्ट का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा एक्ट विच इज पनिशेबल, ठीक है, या फिर जो इलीगल है। अब इलीगल क्या है? कोई चीज जिसकी या तो लॉ में सजा है, जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या जिसके खिलाफ कोई सिविल एक्शन हो सकता है। मतलब बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है इसकी क्रिमिनल एक्ट की। ठीक है, दूसरा कि बाई सेवरल पर्सन, तो सेवरल पर्सन में हमेशा जब भी वर्ड यूज किया जाएगा तो मतलब 2 या 2+, 2 या 2 से ज्यादा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो ये कह रहा है कि जो एक्ट हम करने जा रहे थे उस एक्ट को करते समय कोई भी हमसे क्रिमिनल एक्ट हुआ, देखिए समझिएगा बात को यहाँ पे, ये नहीं कह रहा है कि भाई सिर्फ उस एक्ट को हम इंक्लूड करें कि भाई जो एक्ट को हम करने जा रहे थे ये क्रिमिनल माइंड अपना सब सेटअप करके उसको हम इंक्लूड करेंगे, उस एक्ट को करने में जो चीजें होंगी उन सबको हम इंक्लूड करेंगे। ये कह रहे हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल।
कि हम अगर कोई क्रिमिनल एक्ट को करने जा रहे हैं और उस क्रिमिनल एक्ट को करते समय जो जो चीजें हम लोगों से होगी उन सब के लिए हम सब इक्वली लायबल होंगे, ठीक है। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम अलोन। अब इसको एक्सप्लेनेशन से समझिए कि ये 3 लोग हैं, 3 लोग कहीं जा रहे थे चोरी करने, ठीक है, चोरी करने जा रहे थे। ये चोरी बहुत छोटा हो जाएगा, रॉबरी करने जा रहे हैं, ठीक है, रॉबरी करने गए। तो रॉबरी करने गए तो इसमें एक इंसान जो है वो गेट पर ही था, एक इंसान जो है वो बैंक के अंदर गया, उसने सबके बंदूक रखी, अब हवा में फायरिंग वगैरह करी, और एक इंसान मैनेजर के पास गया और बोला कि सारे पैसे निकाल। सबका इंटेंशन क्या था? रॉबरी करना, ठीक है। और ये जो है बैंक मैनेजर ने जैसे ही चाबी निकाली तो इसने जो है क्या किया, उसको शूट कर दिया और चाबी लेके सारा पैसा निकाला। पैसा निकाल के ये जो दूसरा पर्सन था अंदर में उससे मिला, और ये फिर तीसरे पर्सन के पास आए और ये लोग फिर गाड़ी में बैठ के भाग गए। केस हुआ सबके खिलाफ, है ना, रॉबरी प्लस मर्डर का। तो पहले और दूसरे वाले ने बोला कि भाई मैं तो गेट पे खड़ा था, मैंने तो मारा नहीं। दूसरे वाले ने कहा कि भाई मैं तो हवा में फायरिंग करी, मैंने भी किसी को नहीं मारा। मारा तीसरे वाले ने, तो लायबल तीसरे वाले को किया जाए। कोर्ट कहेगी कि आपका जो एक्ट था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था, मतलब कि आप रॉबरी करने गए थे, तो रॉबरी करते समय आप लोग सब में से जिसने जो जो भी एक्ट किया उन सब के लिए आप सबको भी वैसे ही लायबल किया जाएगा कि जैसे कि वो माना जाए कि आपने भी उस एक्ट को किया। मतलब कि अगर मान लीजिए इसने गोली चला के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, तो क्या कर दिया उसने? रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया। तो ये जो बाहर गेट पे खड़ा था इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के भी लायबल किया जाएगा, रॉबरी के लिए भी किया जाएगा और डेथ के लिए भी किया जाएगा, ठीक है। इसने डेथ किया है तो इसको डेथ के लिए भी लायबल किया जाएगा, इसको भी डेथ के लिए लायबल किया जाएगा, इसको भी डेथ के लिए लायबल किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक एक ऑफेंस जो जो करेंगे उन सब ऑफेंस के लिए जो बाकी लोगों को भी ऐसे ही लायबल किया जाएगा कि जैसे मानेंगे कि हम उसने भी उस एक्ट को किया। तो मर्डर एक ने किया लेकिन लायबल तीनों को मर्डर के लिए किया जाएगा। रॉन्गफुली कन्फाइन एक ने किया लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल तीनों को किया जाएगा। रॉबरी तीनों ने करी है और उसके लिए भी तीनों को तो ऑब्वियस सी बात है वैसे भी लायबल किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑफेंस एक करने गए थे हम लोग रॉबरी, लेकिन हमने जो 2 अदर एक्ट किए हैं 2 अलग लोगों से, उनके लिए बाकी लोगों को भी लायबल किया जाएगा, क्योंकि ये सारा एक्ट उनका इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा केस वगैरह है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका टॉपिक जो है वो डिटेल वाला हो जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यार इसका नोट्स Sir, can you please send these notes? अभी मैंने ग्रुप पे ही जस्ट शेयर किया है नोट्स आप लोगों को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी शेयर किया और बाकी का पार्ट भी मैं अभी इस क्लास वाला भी अगर आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूं। देखिए इसमें कुछ केसेस हैं, केसेस देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग वापस से इसके नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। दैट इज पहला है महबूब शाह वर्सेस एम्पायर, और ये 2 जो केसेस है सबसे इंपॉर्टेंट है, महबूब शाह वर्सेस एम्पायर और वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर। 2 केसेस जो हैं इनका नाम भी याद रखिएगा, एक है इंडस रिवर केस और दूसरा है पोस्ट ऑफिस केस। इंडस रिवर केस में मतलब ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएगा, मतलब इंडस रिवर जो रहती है उसके बगल में ये लोग कुछ घास वगैरह काटने को लेकर झगड़ा वगैरह होता है इन लोगों के बीच में, और एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन को मार देता है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि कोर्ट के पास मामला जाता है तो कोर्ट कहती है कि भाई सबका प्री अरेंज प्लान होना बहुत जरूरी है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है। ये वहां पर जो है जब घास काटने गए थे तो ये लोग बंदूक वगैरह लेकर गए थे, ठीक है, जो लोग मार देते हैं दूसरी पार्टी को वो लोग बंदूक वगैरह भी साथ में लेके जाते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये रहता है कि कल अगर घास काटने के टाइम में अगर कोई हमको जानवर मारने आ गया तो हम उनको मार देंगे इससे, गन से, ठीक है। तो झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े में ये लोग अचानक से अपनी अपनी बंदूक निकालते हैं और ये लोग शूट कर देते हैं। एक की बंदूक से एक इंसान घायल होता है, एक की बंदूक से एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये लोग मामला लेके कोर्ट पहुंचते हैं, बोलते हैं कि भाई आपका एक बंदे ने मेरा मतलब एक मेरे पार्टनर का डेथ काउज कर दिया, तो आप सारे लोग जो है अब डेथ के लिए लायबल हो, क्योंकि सबका कॉमन इंटेंशन था। कोर्ट कहती है कि प्री अरेंज ऑफ प्लान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब वो लोग गए थे तब उनका कोई प्री अरेंज प्लान नहीं था कि भाई जाएंगे और कोई घास काटने के लिए हमें रोकेगा तो हम उनको मार देंगे, और ये जो बंदूक ले गए थे तब भी इनका कोई प्री अरेंज प्लान नहीं था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं, मतलब जो पर्सन ने डेथ काउज करी वो तो मर्डर के लिए लायबल होगा, लेकिन बाकी लोग मर्डर के लिए लायबल नहीं, क्योंकि उनका प्री अरेंज प्लान
नहीं था। ठीक है, महबूब शाह वर्सेस इंपेरियर वाले केस में। दूसरा ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महबूब शाह वाला पॉइंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि देखिए कॉमन इंटेंशन जो है वो डेवलप हो सकता है ऑन द स्पॉट। एग्जाम्पल के तौर पे कि दो लोग जो है एक आदमी को मार रहे हैं और आप जो है उसके पास जाते हैं और देखते हैं तेरी भूत का मेरा ही दुश्मन। फिर उसके बाद कहते हैं तुम लोग ना इतना मार रहे हो, उससे तो कुछ होगा नहीं, काम करते हैं कि ये लेते हैं बंदूक, चलो हम लोग सब मिलकर इसको जान से ही मार देते हैं, अच्छा मौका है, मरी जाए। अब वहां पे तुरंत ऑन द स्पॉट आपने इंटेंशन फॉर्म करी और इंसान को जाके मार दिया। अब तीनों लोग क्या होंगे, उस इंसान के मर्डर के लिए लायबल होंगे अंडर कॉमन इंटेंशन। पहले नहीं था, लेकिन ऑन द स्पॉट आपने मिलकर एक जो है माइंड बनाया कि अब इसको हम लोग मार देते हैं, अच्छा मौका हमें मिल गया, तो वो हो गया आपका कि कॉमन इंटेंशन। पहले जो रूल था महबूब शाह वाले में कि प्री अरेंज नहीं हो सकता, प्री अरेंज प्लान होना जरूरी, बट नाउ द कोर्ट रूल दैट इन ऋषिदेव पांडे में कि भाई ऑन द स्पॉट भी फॉर्म किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस आता है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपेरियर। इसमें वही आपका पोस्ट ऑफिस केस रहता है कि भाई एक इंसान जो है वो गार्ड रहता है पोस्ट ऑफिस का, बाकी लोग उनसे मिलते हैं, मिलके जो है वो लोग प्लान करते हैं कि जो है हम बैंक को लूटेंगे, तुम बाहर खड़े होकर देखना कोई अंदर आए ना। तो ये जो बाकी अंदर पोस्ट ऑफिस को लूटने जाते हैं, वो लोग जाकर पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता है उसको शूट कर देते हैं, मर जाता है, सब भाग जाते हैं, बेचारा जो बाहर खड़ा रहता है वही पकड़ा जाता है। तो जब उसको ट्रायल चलता है तो मर्डर का उसके खिलाफ, तो कहता है कि भाई हम तो बाहर खड़े थे, हमने तो ना मारा ना कुछ किया, तो हमें क्यों भाई लायबल किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने यही कहा यहाँ पे कि आपने कुछ किया नहीं, ठीक है, बट जो एक्ट हुआ है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हुआ है। आप लोग सबकी इंटेंशन यही थी कि हम रॉबरी करेंगे जाके पोस्ट ऑफिस में, और आपकी रॉबरी करने के चक्कर में आपके पार्टनर ने जो है डेथ कॉज कर दी, तो इसलिए आपको लायबल किया जाए, इवन दो आपका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था उसमें, है ना। मतलब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने उसको जो है काम नहीं किया, बट आपका माइंड वहां पे मैच था, सबका माइंड मिला हुआ था कि भाई ये काम हमें करना है, इस वजह से आप लायबल होंगे। फिर नेक्स्ट केस है जैन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द केसेस। मतलब कि चार लोग अलग अलग जगह से हैं, सबने कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया कि ये जो चौथा आदमी है जिस जगह पे, मान लीजिए डी है हमारा, जहां पे है, इससे हम एक काम करवाएंगे। तो ए ने जो है वो बंदूक भेजी, बी ने जो है पैसा भेजा, सी ने जो है वो कार वगैरह वही व्हीकल वगैरह भेजी, और डी जाके कहीं पर क्राइम करके आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है या इनके प्रेजेंस की बात हुई जहां पे क्राइम हुआ, वो चीजें जरूरी नहीं है। अगर आप सबका माइंड सेम है एक काम को करने का, तो उस काम को करते समय किसी एक भी पर्सन ने कोई भी एक्ट किया है, कोई भी ऑफेंस किया है, उसके लिए आप सब लायबल होंगे इक्वली। ठीक है, जैन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ये कहा गया था। देन नेक्स्ट केस है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें कोर्ट ने कहा कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। सिमिलर इंटेंशन में सब इक्वली लायबल नहीं होंगे, बट कॉमन इंटेंशन में सब इक्वली लायबल होंगे। अब किसी को पता है कि क्या है डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन? सर सिमिलर में हम लोग अलग अलग करके भी अपनी इंटेंशंस बना सकते हैं, बट कॉमन के अंदर हम लोग साथ में बात करके सॉर्ट ऑफ, या फिर हम दोनों एक सेम चीज पे अग्री हुए हैं, दैट इज आवर कॉमन इंटेंशन, जो हमने कॉमनली लाइक डिफाइन करी है या फिर बनाई है, फॉर्म करी, आई मीन। सही। तो द पॉइंट इज कि सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है कि भाई इंसान की सबकी एक ही इंटेंशन, जैसे आप सबकी क्या है, एक ही इंटेंशन है कि क्लास में आना है और पढ़ना है, तो सबकी सिमिलर इंटेंशन है, कोई किसी से मिला नहीं, सब अलग अलग जगह से लोग आए, क्लास में जुड़े और पढ़ रहे हैं, सबकी सिमिलर इंटेंशन है क्लास में पढ़ना। बट वहीं मान लीजिए किसी स्कूल में आप लोग सब एक बैचमेट हैं, अब आप लोगों को लगा कि यार स्कूल में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करते हैं कहीं बाहर से किसी टीचर को पकड़ते हैं और हम लोग जो है वो वहां से जाके पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, आप लोग का मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, आपने एक टीचर खोजा, वहां जाके आप उनसे पढ़ रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में समझ में नहीं है। तो पहले वाला जो था वो आपका था सिमिलर इंटेंशन, सबको पढ़ना था क्योंकि सबकी पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही, तो सब एक जगह पे पढ़ना है, एक काम करना है।
और कॉमन इंटेंशन की सबने पहले सोचा कि हम लोग ये काम को करेंगे, क्योंकि हमारा स्कूल में काम, कॉलेज में काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग एक टीचर को खोजेंगे और वहां जाके पढ़ेंगे। तो अब आपका क्या हो गया, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो इस जो केस है, ये जो केस है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, इसमें यही कहा गया कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस है। तीन लोग जैसे मान लीजिए, इन सबका इंटेंशन है कि ये जो डी है इसकी डेथ काउज करना, तो ये है सिमिलर इंटेंशन। लेकिन जब ये बैठ के सब एक साथ मिल के सोचें कि डी की डेथ काउज करनी है, और इसमें से एक बोलता है कि हम जहर लाएंगे, दूसरा बोलता है कि हम उसकी चाय में डाल देंगे, तीसरा बोलता है कि हम वो चाय उसको जाके सर्व कर देंगे, तो ये जाके आपका हो जाता है कॉमन इंटेंशन। ठीक है, आपने तीनों ने मिलके प्लान बनाया कुछ करने का, और तीनों ने इंडिविजुअली, किसी का माइंड नहीं मिला, लेकिन जो टारगेट है वो सेम है, एक ही है, तो वो सिमिलर इंटेंशन। और जब मिलके आप एक टारगेट को बनाते हैं तो हो गया कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो सिमिलर इंटेंशन में आप लायबल नहीं होते हो दूसरे के एक्ट के लिए, है ना। कॉमन इंटेंशन में आप लायबल होते हो दूसरे के एक्ट के लिए भी। ठीक है, मतलब सिमिलर इंटेंशन में मान लीजिए आप सब मारने गए एक इंसान को, अब आपने जो है वो 2 मुक्का मारा, किसी ने उसका मार के हाथ तोड़ दिया, किसी ने उसका डेथ काउज कर दिया, तो सिमिलर इंटेंशन में सबकी लायबिलिटी अलग होगी, लेकिन कॉमन इंटेंशन में क्या होगी, सबकी लायबिलिटी डेथ की हो जाएगी, है ना। मर्डर के लिए सब लायबल है। क्लियर है ये पॉइंट यहां तक? यस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट हम बाद में भी वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझिए। केस का नाम है नकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो है दोनों में डिफरेंस बताया गया था। तो जितने भी केसेस में क्या बातें कही गई है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ननकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया है कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में मेनली जो है 3 से 4 डिफरेंस है। 4 भी नहीं तो कम से कम 3 आपको याद रखना, क्योंकि एक तो थोड़ा मोड़ा अभी चेंज हो गया जजमेंट के बाद, बट 3 तो अभी भी हैं। पहला है कि भाई एक में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए क्राइम को करने के लिए। दूसरा में 5 लोग होने चाहिए कम से कम, 5 या 5 से ज्यादा। तो कॉमन इंटेंशन में कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि ये बात करता है सेवरल पर्सन की, तो सेवरल पर्सन की डेफिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा लोग सेवरल पर्सन में आ जाएंगे। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपको जरूरी है एक अनलॉफुल असेंबली हो 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अचीव करना कुछ है। कॉमन इंटेंशन जो है एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बनाता, मतलब कि आप लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर सोचा कि भाई हमें किसी इंसान का मर्डर करने जाएंगे, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। आपने कोई मर्डर किया तो आप 5 लोग मर्डर के लिए लायबल होंगे। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। 5 लोगों ने मिला, आप लोग 5 लोग मिलकर एक अनलॉफुल असेंबली आप लोग बनाते हैं कि भाई किसी के जाके करेंगे, तो आप असेंबली बनाते ही आप तक की सजा मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि अगेन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस है वो। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप में एक ऑफेंस है, उसके लिए किसी दूसरे क्राइम के साथ उसको मिलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तीसरा इसमें यही था कि प्री अरेंज प्लान है, 2 लोगों के बीच में होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द स्पॉट भी बन सकता है, और अनलॉफुल असेंबली के लिए जो है ये आपका सिर्फ इतना जरूरी है कि जो है आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो विद कॉमन ऑब्जेक्ट, है ना, बस इतना काफी। चौथा जो है ये सारे तरीके के ऑफेंस से डील करता है कॉमन इंटेंशन, क्योंकि ये बात करता है आपका क्रिमिनल एक्ट की। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट की, तो क्रिमिनल एक्ट में सारे ऑफेंसेस आ जाते हैं, जितने भी बीएनएस में है, जितने भी स्पेशल लॉ में है, जितने भी लोकल लॉ में, सब। लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं उसके वही ऑफेंस कवर होते हैं जो सेक्शन 189 क्लाउज 1 में दिए गए। मतलब कि 3 तरीके के वहां पे, वैसे लिस्ट 5 तरीके के एक्ट की है, बट वहां फाइट करेंगे हम तो 3 तरीके के एक्ट आते हैं। एक होते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, इन 3 ही तरीके के ऑफेंस के लिए आप कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म कर सकते हैं और आपको सजा मिलेगी। लेकिन कॉमन इंटेंशन हर तरीके के जो ऑफेंस है उनके में लगता है। ठीक है, तो क्या 3 डिफरेंस याद रखना आपको। ये तीसरा 3rd नंबर जो है ये वाला प्री अरेंज प्लान वाला, वो ऐसे भी चेंज हो गया तो उसको नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, बट आपको 3 याद रखना है। पहला कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे इसमें तो कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो जाएगी। कॉमन ऑब्जेक्ट में आपका 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑफेंस जो है क्रिएट नहीं होता है, ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है। कॉमन ऑब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक ऑफेंस होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट
के साथ अगर कोई आप अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने तक। उसके बाद आप उसके मेंबर रहते हैं तो भी आपको मिलेगी ये सारी चीजें। एंड देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे सब तरीके के ऑफेंस को कवर किया जाता है। कॉमन इंटेंशन आप किसी भी तरीके के ऑफेंस को करने के लिए फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑफेंस में ही आता है, जो है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन। इसमें भी मतलब सब कैटेगराइज किया गया 5 तरीके के ऑफेंस है, जिसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। जो मैं पढ़ाऊंगा 189 क्लाउज 1 तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन, इन्हीं में जो है कॉमन ऑब्जेक्ट लगता है। बट ये जो कॉमन इंटेंशन है वो सारे तरीके के ऑफेंस में लगते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब फिर इसमें आते हैं हम लोग जनरल एक्सेप्शन के जो क्लाउज 6 हैं उसको, क्लाउज 6 मतलब सबसेक्शन 6 जो है उसको हम पढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है कि whenever an act which is a criminal only by reason of it being done with criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who join in act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। ये कह रहा है कि भाई कोई क्रिमिनल एक्ट तभी क्रिमिनल होता, कोई एक्ट तभी क्रिमिनल होता जब वो एक्ट किसी क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया जाए। तो अगर उसमें सेवरल पर्सन अपना पार्टिसिपेशन लेते हैं, उस एक्ट में ज्वाइन करते हैं उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ, ठीक है, तो उन्हें वो जो एक्ट है वो सेवरल पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो मान लिया जाए कि उन पर्सन के पास वही नॉलेज और वही इंटेंशन थी और उनकी लायबिलिटी फिर वहां पे आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसमें हम होता है ना कि थेफ्ट जो है आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है ग्रुप बनाया 3-4 लोगों का और आपने कहा कि हम थेफ्ट करेंगे। अब एक इंसान जाता है थेफ्ट करके आ जाता है, तो अब आपका भी ये नहीं होगा कि भाई आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, सामने वाले का था जो दूसरे जिसने करके आया। तो ऐसा नहीं होगा, आपका भी माना जाए कि आपका भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही था और आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ही उसको ज्वाइन किया है और आप भी थेफ्ट के लिए फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन आप लायबल हो। सिंपल सी बात है और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। देन नेक्स्ट आता है कि whoever causing of certain effect or attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense is to it is to be understood that the causing of that effect partly by act or partly by omission is the same offenses। अभी कह रहा है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर ऑफेंस किया, उसमें कुछ पार्ट आपने एक्ट से किया है, कुछ पार्ट आपने ओमिशन से किया है, तो दोनों मिला के एक ऑफेंस होता है। तो आप दोनों के लिए लायबल होंगे। दोनों मिला के जो पर्टिकुलर ऑफेंस दोनों मिला के जो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ आप उसके लिए लायबल होंगे। जैसे कि इलस्ट्रेशन पड़ेगा तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि ए इंटेंशनली काउज जेड डेथ। ए जो है जेड को मारना चाह रहा था, इसने पार्टली क्या किया, ओमिटिंग जेड टू गिव फूड और पार्टली बीटिंग हिम। तो ए हैज कमिटेड मर्डर, मतलब ए यहाँ पे पर्सन है, उसने क्या किया, ये सोचा कि हम जो है जेड को जान से मार देंगे। तो उसने क्या किया कि कुछ दिन उसको तो मारा और जब वो अधमरा हो गया तो उसको खाना नहीं दिया। ठीक है, तो पार्टली क्या है, बाय ओमिशन उसने उसका मर्डर किया है, पार्टली बाय उसने बीटिंग किया है। तो अब दोनों को मिला के उसने एक ऑफेंस किया है, तो हम इसको पूरा का पूरा ऑफेंस मान लें। ऐसे वो नहीं कह सकते कि सर वो मरने से, मेरे खाना खिलाने से थोड़ी नहीं मरा, या मेरे भूख से थोड़ी मतलब खाना नहीं खिलाने से नहीं मरा है, वो बीटिंग करने से नहीं मरा है। वो हम दोनों चीज तो आधा आधा किए, तो हमको आधे आधे की सजा दी जाए, नहीं, दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो एक पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है और उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए हम आपको सजा देंगे, क्योंकि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन एज वेल। तो अगर आपने एक एक्ट को आधा एक्ट से किया है, एक ऑफेंस को आधा एक्ट से किया है और आधा ओमिशन से किया है, और वो जब ऑफेंस होता है तो आपको हम पूरे ऑफेंस के लिए, एकदम पूरे ऑफेंस के लिए लायबल करेंगे। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं कहेंगे सर नहीं हमको आधा लायबल किया जाए, नहीं, आपने एक एक्ट और एक ओमिशन के जरिए एक पर्टिकुलर ऑफेंस को किया है तो आपको पूरे ऑफेंस के लिए ही लायबल किया जाएगा। क्लाउज 7 ये बात कहता है। देन उसके बाद आपका 8 और 9 है, बहुत सिंपल है। 8 कहता है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, whoever intentionally
cooperate in the commission of that offense by doing any one of those act either singly or jointly with any other person commit that offense। अब मान लीजिए कोई एक ऑफेंस है जिसमें बहुत सारे स्टेज से होके गुजरना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको रॉबरी करनी है, ठीक है, हमको रॉबरी करनी है। अब रॉबरी में क्या करना है, हमको पहले तो जो है दो टीम, मान लीजिए हमें 2 लोगों की बनाई, तो हमने 2 टीम बनाई लोगों की। फिर हमने एक क्या उठाया, एक की मेकर को उठाया, बोला कि भाई तुम जो है हमारे साथ चलो, तुमसे हम एक घर का दरवाजा खुलवाएंगे और जो है हम जो है वो वहां पे रॉबरी करेंगे और तुमको इस काम के हम 10,000 रुपए देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और पर्सन को पकड़ा जो क्या कहते बाहर कार लेके खड़ा रहेगा, ठीक है, कि जब हम रॉबरी करके वहां से निकलेंगे तो वो हमको वहां से लेके भागेगा। तो ये हमारा मतलब एक हम पर्सन हो गया, मतलब इसको यहाँ पे 2 नहीं रखते हैं, यहाँ एक ही रखते हैं। यहाँ पे एक हम पर्सन हो गया, एक की मेकर हो गया, एक ऐसा पर्सन जो गाड़ी लेके खड़ा रहेगा, और यहाँ पे जाके हमने रॉबरी कर दी। तो जो जो लोग जिस जिस स्टेज पे हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, उन सबकी लायबिलिटी होगी अपने पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए भी, ठीक है। व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, बहुत सारे अदर एक्ट से होगा, तो whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those act either singly or jointly with any other person commit that offense, ठीक है। तो ये मान लिया जाए कि उसने भी यहाँ पे ऑफेंस किया, उन सबकी लायबिलिटी यहाँ पे हो। Then 9 कह रहा है कि when several person are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offense by means of that act। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीजें जिसको हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे, फिर हम वापस से इसमें आएंगे। पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कह रहा है। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. B having ill will towards Z, intentionally intending to kill him and not having been subject to the provocation, assist A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide। अब देखिए क्या कह रहा है। वापस से हम लोग पहले क्लाउज 9 पे आते हैं, फिर इसको हम इलस्ट्रेशन को फिर से हम पढ़ेंगे और समझाएंगे क्या कह रहा है। Whoever, whenever several persons are engaged and concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offense by means of that act। ये कह रहा है कि कभी कभी बहुत सारे लोग एक ही ऑफेंस को करने के लिए एंगेज होंगे, बट वहां पे उनका जो ऑफेंस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना, और उनकी जो गिल्टी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस के अंदर में हो सकती है। कैसे, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, बी को गुस्सा आ गया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया ये, है ना, कि भैया ए ने कैसे मुझसे बदतमीजी कर ली, कैसे मुझे गाली वाली दे दी, उल्टी सीधी बातें ए ने कैसे मुझे बोल दी, गुस्सा हो गया उसको बहुत ज्यादा। बी जो है ए को मारने जा रहा था, और बी अगर ए को मारता तो क्या होता, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आता। क्यों, क्योंकि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ए को मारने जाता है ना। तो अगर यहाँ पे डेथ होती है की, तो बी मर्डर के लिए लायबल नहीं होता, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होता, क्योंकि बी जो है अंडर द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए को मारने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सी जो है साइड में बैठा रहता है। सी बेचारा जो है, सी जो जनाब है वो ए के दुश्मन रहते हैं। ये देखते हैं कि बी जो है ए को मारने जा रहा है, तो लगे हाथ क्यों ना कि हम एक गन जो है इसको बढ़ा दें एक बी को, और जो है जिससे बी जो है अगर ए को मारेगा तो कंफर्म ए मर ही जाए, क्या पता डंडे वंडे से मार रहा हो तो नहीं मरे। तो काम करते हैं हम गन इसको लाके हाथ में पकड़ा देते हैं और बी को बोलते हैं कि जब मार ही रहे हो तो लोग गन से मारो, कि ताकि खत्म ही हो जाए ये बार बार का झमेला, बार बार का झगड़ा, बार बार तुमको इंसल्ट करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, तुम इसको खत्म ही कर दो। तो यहाँ पे अब जो सी का एक्ट है उसमें सी की इंटेंशन क्या है, काउज डेथ। तो यहाँ पे दोनों का एक्ट जो है ए सी और बी का, दोनों का एक्ट क्या था, ए की डेथ काउज करना। लेकिन बी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर के लिए लायबल होगा। सी इंटेंशन टू काउज डेथ करता है तो इसलिए सी जो है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। यही जो हमारा इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ए जो है जेड के ऊपर अटैक करता है, ऐसा सिचुएशन में अटैक करता है कि अगर वो उसको मारेगा तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारेगा और वहां पे उसकी लायबिलिटी होमिसाइड की होगी, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। बी वहीं पर बैठा है,
उसका जो है गलत इंटेंशन है, इल विल है, और वो जेड के अगेंस्ट मतलब कि, ठीक है, और वो जेड को मारना चाहता था, इसलिए जो है वो क्या करता है, सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का फायदा उठा के एक कोशिश करता है जेड को मारने में। उसको जाके गन दे दिया, कुछ और दे दिया, चाकू दे दिया, तलवार दे दिया, जाके पकड़ा दिया कि लो इससे मारो तब मरेगा वो। अब इस सिचुएशन में ए जो है, बी बोथ जो है वो जेड की डेथ काउज करते हैं, क्योंकि भाई ए मार रहा था और जेड बी ने जाके उसको असिस्ट किया, तो यहाँ पे दोनों ने जेड की डेथ काउज करी है। बट यहाँ पर बी जो है वो गिल्टी होगा मर्डर के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी जो है वो जेड की डेथ काउज करना, बट ए की इंटेंशन नहीं थी जेड की डेथ काउज करना। ए तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जाकर उसको मार देता, गुस्सा आ गया, उसको गाली वगैरह दे रहा था, कुछ उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तो गुस्से में जाकर उसको मार के आ जाता है। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पर ए की लायबिलिटी होगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, और बी की लायबिलिटी होगी मर्डर की। तो कहने का मतलब है दोनों ने क्रिमिनल एक्ट किया है, बट यहाँ पर लायबिलिटी जो है दोनों की डिफरेंट ऑफेंस में आ सकती है अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो, क्योंकि दोनों का कॉमन इंटेंशन नहीं था, है ना, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, एक सिचुएशन का फायदा दूसरे ने उठा लिया। एक्ट दोनों ने एक ही किया है, बट एक ने अलग सिचुएशन में किया, दूसरे ने अलग सिचुएशन में किया, दोनों की लायबिलिटी यहाँ पे अलग हो गई। क्लियर है यहां तक? आज यहीं तक रखते हैं फिर, है ना, अब कल जो है हम लोग पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे, है ना। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग उसको पूछिए, उसके बाद फिर हम लोग